हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एमएमआई के नाम से जानते हैं, उसका 5वां चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मेजरमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गेजेस, यानी स्क्रू चूड़ियों का मापन एवं गेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से एक नज़र हम सिलेबस पर डाल लेते हैं। आप देखिए, ये पूरा जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। 5वां चैप्टर है, तो 5.1, 5.2 और 5.3। 5.1 में अगर आप देखें तो टाइटल है इसका मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, यानी इसमें जो स्क्रू थ्रेड्स यानी जो चूड़ियाँ होती हैं उनके मापन के बारे में आपको पढ़ना है। 5.2 है मेजरमेंट्स ऑफ गियर्स, गियर्स के मेजरमेंट या मापन के बारे में पढ़ना है, और विशेष तौर से जो स्पुर गियर्स होते हैं उनके बारे में। और तीसरा जो है उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोफाइल प्रोजेक्टर, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जिसे सीएमएम कहते हैं, और टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके से 3 पूरा सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 5.1 की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो मैं हमेशा करता हूं वो आपको मैं फिर से बता रहा हूं। आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। जो मैं लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको साथ में लिखते चलना है। यदि मैं तो चूंकि लगातार पढ़ाता चलूँगा, आपको लग रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। जो चित्र आप ना बना पा रहे हो उस चित्र को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, उसको बना लीजिए। तो नोट्स मेरे साथ साथ में आपको तैयार करने हैं। जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको माइंड में बिठाने के साथ साथ कॉपी में लिखते चलना है, क्योंकि यही नोट्स आगे ना सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आगे फ्यूचर में जब आप हायर एजुकेशन या इंडस्ट्री में भी जाते हैं तब भी वहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम 5.1 से, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड से। सबसे पहले मेजरमेंट की बात करने से पहले स्क्रू थ्रेड के बारे में हमको अच्छी समझ या जानकारी होना चाहिए। स्क्रू थ्रेड पुराना कॉन्सेप्ट है, आपने 5th सेमेस्टर में मशीन डिजाइन पढ़ी होगी, उसमें आपने इसकी डिजाइन भी पढ़ी है, लेकिन एक बार याद दिला देना जरूरी है। ये आप देख रहे हैं चूड़ी स्क्रू थ्रेड, आप देख पा रहे हैं। इसमें जो विभिन्न नोमेनक्लेचर होता है, यानी इसका नामकरण होता है, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का हमको मापन करना है। तो यहाँ देखिए, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर यानी बेलन में चूड़ियाँ काटी जाती हैं, तो ये चूड़ियाँ काटी गई हैं। तो इसका जो सबसे अधिकतम व्यास होता है, आप देखिए, जो कि इस सिलेंडर का व्यास होता है, उसको कहते हैं मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर को आप कह सकते हैं दीर्घ व्यास, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आप मेजर डायमीटर के नाम पर ही पढ़िए। और दूसरा है चूड़ियों का सबसे जो कम व्यास है, ये आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक, इसका नाम है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर को आप लघु व्यास कह सकते हैं, मतलब सबसे छोटा व्यास। तो मेजर डायमीटर आपको समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा वाला व्यास, यानी आप उस सिलेंडर का व्यास कह सकते हैं जिस पर चूड़ियाँ काटी गई हैं। और माइनर डायमीटर सबसे कम व्यास, लघु व्यास कहते हैं। और एक होता है महत्वपूर्ण पिच डायमीटर, यानी कि पिच व्यास। पिच व्यास क्या होता है? मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक व्यास होता है। ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से और इसको यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ से और यहाँ तक, इन दोनों के बीच में है। तो जो काल्पनिक वृत्त बनता है उसके व्यास को ही हम क्या कहते हैं? पिच डायमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तीनों माइंड में बैठाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्योंकि इन्हीं तीनों का मापन हम करेंगे, तो इसमें तीनों की समझ हमको होना चाहिए। बाकी एक कॉन्सेप्ट है पिच, जैसे मापते हैं, तो पिच आप जानते हैं, जैसे लगातार 2 थ्रेड हैं यानी चूड़ियाँ हैं, तो एक थ्रेड में हम एक निश्चित जगह पर कोई बिंदु लें और नेक्स्ट लगातार थ्रेड में दूसरी जगह उसी स्थिति में एक बिंदु लें, तो उन दोनों के बीच की जो अच्छी दूरी होती है वो पिच कहलाती है। एक थ्रेड में देखिए हमने यहाँ पे क्रेस्ट में लिया, दूसरे में क्रेस्ट में लिया, उनकी अच्छी दूरी पिच कहलाएगी। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, ये आप देख पा रहे हैं, इसको क्रेस्ट बोलेंगे। रूट मतलब जड़, सबसे गहरा वाला हिस्सा रूट कहलाता है। फ्लैंक आप देख पा रहे हैं, ये है। इसके अलावा थ्रेड एंगल इसको कहते हैं, ये जो 2 थ्रेड्स के बीच में एंगल बनता है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। हम इसमें जो मापन की बात करेंगे, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर। पिच डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर भी यानी प्रभावी व्यास भी कहा जाता है। और पिच आपने समझ लिया। पिच क्या होता है? एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो अच्छी दूरी होती है उसको हम पिच के नाम से जानते हैं, जबकि दोनों बिंदु समान स्थिति में लिए गए हों। तो अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कुछ थ्रेड्स होते हैं, उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। एक आपने राइट हैंड थ्रेड्स सुने होंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड सुने होंगे। राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड, यानी दाएं हाथ
वाले चूड़ियाँ और बाएं हाथ वाली चूड़ियाँ, ये राइट हैंड वाले हैं, ये लेफ्ट हैंड वाले हैं। इसको समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का या पहचानने का। राइट हैंड की जब भी बात हो तो दाहिने हाथ का अंगूठा करिए, अंगूठा जो स्थिति बताए, अपना सामने रखिए अपना अंगूठा दाहिने हाथ का, और देखिए अंगूठा किस स्थिति की तरफ, देखिए दाहिने तरफ ये वाला बता रहा होगा, तो वो राइट हैंड वाला थ्रेड है। अगर लेफ्ट हैंड वाला बात हो तो लेफ्ट हैंड वाला अंगूठा आप देखिए करिए, अंगूठा जिस ओर इंगित करे, ये आप देखिए बाएं हाथ का अंगूठा इस ओर बता रहा है ये, तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, तो इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे बिटवर्थ थ्रेड फॉर्म होता है, तो ये देखिए थ्रेड होता है जैसे दोनों के बीच का एंगल 55 डिग्री होता है। इसके अलावा जो अन्य पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो कई रूप होते हैं बिटवर्थ थ्रेड फॉर्म। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ थ्रेड है जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और डिफरेंट इसके पैरामीटर्स होते हैं। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट में हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपने इसको लगातार किसी न किसी विषय में आपने इसको पढ़ा है। अब मीट्रिक थ्रेड एक होते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, अच्छे से जानते भी हैं। ब्रिटिश मीट्रिक थ्रेड आपको दिया है, मीट्रिक थ्रेड दिया है, 55 डिग्री एंगल होता है। डी का मान देखिए पिच के रिस्पेक्ट में दिया है, स्मॉल डी का मान दिया है, ये सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। अगला होता है एक एक्मे थ्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट आपने होते हैं, ये सामने आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से होता है एक्मे थ्रेड, इसको कहते हैं एक्मे थ्रेड। तो ये एक्मे थ्रेड इस तरह से, जैसे बीच का जो एंगल 29 डिग्री, ये सी जो कांस्टेंट होता है, ये डी इसकी जो हाइट है, ये विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं जो पिच के संदर्भ में या कांस्टेंट होते हैं जिनको लिखा जाता है, तो ये कहलाता है एक्मे थ्रेड। सिर्फ आपको रूप देखना है ताकि आप पहचान सके कि हाँ एक्मे थ्रेड कौन सा है या अन्य जो थ्रेड हैं वो कौन से हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मापन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दीर्घ व्यास का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर को मापने के दो तरीके हैं, एक तो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर आता है, एक बेंच माइक्रोमीटर आता है। माइक्रोमीटर आप सभी जानते हैं, जो एमएमआई की शुरुआत ही जो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें वर्नियर कैलीपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर या साधारण माइक्रोमीटर इस तरीके से होता है, एनविल होती हैं इस तरीके से जिसके बीच में ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। बाकी सब सारे आप जानते हैं यू शेप होता है, और सारा चीज़ होती है, लॉक स्क्रू होता है, स्पिंडल होता है, सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ रखी हैं, तो इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो माइक्रोमीटर होता है इसमें थोड़ा सा कई बार मॉडिफिकेशन भी कर दिया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वी शेप के यहाँ पर वो लगा दिए जाते हैं एनविल, जो कि मापन का कार्य करता है स्क्रू थ्रेड को आसानी से। तो इसमें बाकी कॉन्सेप्ट इसका वही है जो कि माइक्रोमीटर का होता है, रीडिंग हम उसी तरीके से पढ़ते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो मेजर डायमीटर है उसका मापन कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा एक दिखाया गया है, तो पॉइंटेड, यानी देखिए इसके वी शेप आप कह सकते हैं या पॉइंटेड फॉर्म में कह सकते हैं। इसको कई बार इस तरीके की भी आजकल माइक्रोमीटर आते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे करके हम इससे माइक्रोमीटर से इसके रीडिंग। तो बच्चों अगला होता है बेंच माइक्रोमीटर। ये इससे क्या होती है, एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त होती है, और इसमें मेजर डायमीटर के साथ साथ में हम माइनर डायमीटर का मापन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें मेजरिंग एनविल्स होती हैं उसी तरीके से जैसे माइक्रोमीटर में होता है। ये बॉक्स एक होता है, बॉक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं माइक्रोमीटर, यहाँ पर हेड होता है, सपोर्ट है दोनों साइड में। एक होता है फिड्यूशियल इंडिकेटर। फिड्यूशियल इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक समान प्रेशर अप्लाई हो, मतलब ऐसा ना हो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे रीडिंग में दिक्कत हो जाए, या आपने माइक्रोमीटर में जिस तरीके का देखा होगा। तो फिड्यूशियल इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक समान रूप से दाब या प्रेशर अप्लाई हो, वो ये सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वही माइक्रोमीटर की तरह हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर, इसको बॉक्स के रूप में इसमें मेजरिंग एनविल्स होती हैं, लगा दी जाती हैं, माइक्रोमीटर हेड होता है, फिड्यूशियल इंडिकेटर होता है, सपोर्ट लगे होते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जो माइनर डायमीटर हमको मेजर करना है, तो यहाँ जो एनविल्स आप देख पा रहे हैं इनको हम रिप्लेस करके वी शेप में हम इसको कर देते हैं, तो उससे हम माइनर डायमीटर भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये चित्र आप इसको बना लीजिए, सिंपल है बेंच माइक्रोमीटर, और इससे क्या होती है, जो रीडिंग है वो अधिक एक्यूरेट आती है और आसान भी होती है। मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, मेजर और माइनर दोनों तरीके के डायमीटर का। तो यहाँ पर ये मैंने आपसे बता दिया फिड्यूशियल इंडिकेटर क्या होता है, ये समान प्रेशर अप्लाई हो ये सुनिश्चित करता है इस तरीके के, जब मेजरमेंट या मापन हम कर रहे होते हैं।
अब बात आती है लघु व्यास का मापन की। लघु व्यास मतलब मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये स्क्रू थ्रेड है, माइनर डायमीटर आपका ये है, तो इसमें एनविल के बीच में हम कहते हैं माइक्रोमीटर का है, उसमें एनविल के बीच में वी पाइप या वी शेप के ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूज करके हम क्या करते हैं, मेजरमेंट इसका आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें यदि ज़रूरत पड़ती है तो एक सूत्र आता है, उस सूत्र का उपयोग करके हम माइनर डायमीटर को इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें माइनर डायमीटर का आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है। M2 देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, और डी माइनर जिसका माइनर व्यास ज्ञात करना है वो यहाँ से यहाँ तक है, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। अगला हम बढ़ते हैं प्रभावी या पिच व्यास का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव और पिच डायमीटर। मैं फिर से बता रहा हूँ, पिच व्यास को ही क्या कहते हैं, प्रभावी व्यास या इफेक्टिव डायमीटर, यानी इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको प्रभावी व्यास के मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं, जो कि परीक्षाओं में आप पूर्ववर्ती या पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो जरूर पूछा जाता है। एकल तार विधि यानी सिंगल वायर मेथड, 2 तार विधि और 3 तार विधि, यानी किसी स्क्रू के प्रभावी व्यास को मापने की 3 प्रमुख विधियां, प्रभावी व्यास या पिच व्यास आप कह सकते हैं, सिंगल वायर मेथड, 2 वायर मेथड एंड 3 वायर मेथड। तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एकल तार विधि यानी सिंगल वायर मेथड, तो इसमें चित्रानुसार एक तार का प्रयोग प्रभावी व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रभावी व्यास तो ज्ञात करना ही है, लेकिन सिंगल तार का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये आपका ये क्या है, ये थ्रेड है जिसको मेजर करना है, ये स्क्रू है, स्क्रू की ये थ्रेड है। तो हम क्या करते हैं, स्टील का वायर जिसका व्यास हमको पहले से ज्ञात होता है वो हम खांचे में रख देते हैं, यानी चूड़ियों के बीच में, और फिर क्या करते हैं, माइक्रोमीटर को लगा करके हम मेजरमेंट लेते हैं। तो उसमें बच्चों मेजरमेंट लेने के बाद एक सूत्र होता है सिंपल सा, उसमें जो रीडिंग निकल करके आती है उसमें हम रखते हैं, और हम क्या करते हैं, प्रभावी व्यास या फिर जिसको पिच व्यास कहते हैं वो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र आपको बनाना है। इसी चित्र को जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें स्टील पहले से ज्ञात व्यास का एक स्टील का तार लिया जाता है और उसको वहाँ पर स्क्रू थ्रेड में दो चूड़ियों के बीच में रख करके माइक्रोमीटर एनविल्स के बीच में, माइक्रोमीटर आप देख रहे हैं, इसकी 2 एनविल्स है, उनके बीच में रख करके मेजरमेंट किया जाता है। जब मेजरमेंट आ जाते हैं तो उसको फिर सूत्र में रख करके हम आसानी से प्रभावी व्यास या पिच व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल है, माइक्रोमीटर एनविल्स हो गई, जो आपने ऊपर देखा था माइक्रोमीटर स्क्रू है, ये स्टील वायर है, और इस तरीके से एक ही स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको सिंगल वायर मेथड बोलते हैं या 1 वायर मेथड बोलते हैं। अब बात आती है दूसरा है 2 तार विधि की, यानी कि कहलाता है 2 वायर मेथड। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चित्रानुसार 2 तार का प्रयोग प्रभावी व्यास ज्ञात करने या प्रभावी व्यास या पिच व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ये आपका स्क्रू थ्रेड है, दोनों साइड, एक तरफ ये तार है देखिए, और एक दूसरी तरफ ये स्टील का तार है, तो दोनों स्टील के तार का प्रयोग करते हैं। दोनों के व्यास हमको पता होते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, एनविल्स, जो माइक्रोमीटर है एनविल है उसके बीच में हम रखते हैं। यानी यहाँ पर ये माइक्रोमीटर है लगा हुआ है, जो माइक्रोमीटर ऊपर देखा था उनके बीच में रखते हैं। फिर देखिए क्या है, इन दोनों के बीच की रीडिंग देखिए M है, ये देखिए आपका E है। तो ये सब M, E ये सब हमको ज्ञात हो जाता है, पिच वगैरह। तो जो सूत्र होता है उस सूत्र में सीधे जब हम ये सारे मान रख देते हैं तो उससे प्रभावी व्यास या फिर पिच व्यास आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका 2 वायर मेथड, क्योंकि इसमें 2 वायर का प्रयोग किया गया है। तो इसको 2 चरणों में संपन्न किया जाता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, स्टैंडर्ड में दोनों वायर रख करके फिड्यूशियल इंडिकेटर एनविल रख करके मापन किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा, फिर तुरंत तारों को रख करके यहाँ पर ये रखे दोनों साइड, और दोनों साइड में उसको माइक्रोमीटर के बीच में, एनविल के बीच में रख करके ये E है और जो पिच है ये सारे हम ज्ञात करके, या T के रूप में जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको सूत्र में रख देते हैं, और उससे प्रभावी या पिच व्यास आसानी से ज्ञात हो जाता है। तीसरा है 3 तार विधि यानी 3 वायर मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रभावी व्यास या पिच व्यास ज्ञात करने के लिए 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। स्टील के तार होते हैं सामान्यतः, और उनका जो व्यास है वो हमको पहले से पता होता है। तो इसमें चित्र आप देखिए, ये चित्र एक्चुअल में है तो आप समझ रहे होंगे। ये स्क्रू थ्रेड का मापन करना है, 1 तार, 2 तार और 3 तार। तो एक साइड 2 तारों का प्रयोग करते हैं, दूसरे साइड हम 1 तार, और दोनों को ये देखिए माइक्रोमीटर एनविल, ये माइक्रोमीटर की एनविल है, दोनों के बीच में इसको रख करके मेजरमेंट किया जा रहा है। अब सारी चीज़ें जब निकल करके आ जाएंगी, जैसे M, उसमें ये देखिए
3 तार है, ये माइक्रोमीटर एनविल है, ये 1-2 तार एक तरफ और एक तार एक तरफ। जब हम डी निकाल लेंगे, एम निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे, ये माइक्रोमीटर है, पी पता है, तो ये सारे मान एक सूत्र होता है, वो सूत्र डिराइव करके निकाला जाता है, जो कि हमने यहाँ अपने, चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, वो डेरिवेशन में समय लगता है, आप खुद चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो सूत्र में फिर हम मान रख करके उसको पिच व्यास को या प्रभावी व्यास को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चित्र आप बना लीजिए, इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप इसको देख करके समझ जरूर गए होंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही मेथड, 3 तार जो आपको दिख रहे हैं, ये 3 तार मेथड हो, 3 तार वाला मेथड हो गया। आप एक तार इस तरफ से हटा दीजिए, दोनों साइड से एक एक तार लगा है तो 2 तार मेथड हो गया। आप सिर्फ एक तार लगा करके मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 तार हटा दीजिए तो वो 1 वायर मेथड हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल टेक्निक है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसमें मेजरमेंट भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। अब चूड़ी या थ्रेड गेज आता है। अब बचा देखिए, मेजर डायमीटर मापन आपने सीख लिया, माइनर डायमीटर मापन आपने सीख लिया, इसके अलावा पिच डायमीटर यानी पिच व्यास ज्ञात करना भी आपने सीख लिया। अब बचता है आपका पिच। पिच को कैसे निकाला जाए, तो ये चूड़ी या थ्रेड गेज आता है, थ्रेड गेज के द्वारा हम पिच का मापन कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग स्क्रू थ्रेड की पिच को मापने के लिए, या पिच के स्थान पर लीड भी कह सकते हैं, लीड को नापने के लिए भी इसको किया जाता है। थ्रेड गेज को हम स्क्रू गेज के भी नाम से जानते हैं और इसी को पिच गेज भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पिच ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं, तो इसी को पिच गेज भी कहा जाता है। और थ्रेड मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं तो थ्रेड गेज भी बोलते हैं, और उसी को स्क्रू के चूंकि थ्रेड मेजर कर रहे हैं तो स्क्रू गेज भी हमने इसको बोल दिया। तो ये आप इस तरीके के उपकरण आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारी ब्लेड्स लगी होती हैं मापने के लिए। तो देखिए 3 तरह के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए ब्लेड्स होती हैं अलग अलग शेप की, अलग अलग तरीके की ब्लेड्स लगी हैं। ये वाले जो बीच वाला आप देखिए एक्मे थ्रेड का, आप ऊपर एक्मे थ्रेड देखा था जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, उसका शेप उसी तरीके का दिख रहा है। तो वही जो सबसे बेस्ट फिट होती है, उस ब्लेड को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और उससे मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो 3 तरीके की जो ब्लेड दिख रही है, सबसे ऊपर वाली जो ब्लेड है, यानी हम जिसकी इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली ब्लेड की, इसकी ये पहली है, ये बीच वाली है और ये नीचे वाली है। तो सबसे ऊपर वाली जो ब्लेड है, ये ISO मीट्रिक पिच के नापने के लिए, यानी ये जो इसका शेप है जो ब्लेड्स का, जो ISO मीट्रिक पिच होती हैं उनके मापन के लिए है। तो इस ब्लेड को हम खोलते हैं और जो सबसे बेस्ट फिट होती है उसको हम फिट करके देखते हैं और हमारा मेजरमेंट हम कर लेते हैं कि इसकी पिच इतना है। बीच वाला जो आपको सबसे बड़ा साइज दिख रहा है वो आपका है एक्मे थ्रेड के लिए, और इसके फॉर्म भी आप देख रहे हैं, इसकी आकृति एक्मे थ्रेड की तरह है। उसको फिट करके देखते हैं, जो सबसे बेस्ट फिट होता है उससे मेजरमेंट लेते हैं। तीसरा वाला जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है वो विटवर्थ स्क्रू के लिए है। विटवर्थ भी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इसकी सहायता से जो विटवर्थ स्क्रू होते हैं उसका मापन हम आसानी से कर सकते हैं। तो तीनों आपने देखे कि इस तरीके से कितना आसान है। इससे बहुत एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आती है, लेकिन यह है कि एक मापन हो जाता है, एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये जो स्क्रू थ्रेड है इसकी पिच इतनी है या लीड इसकी इतनी है। तो ये आपने देखा, इसको कहते हैं पिच गेज भी बोलते हैं, चूंकि पिच का मापन कर रहे हैं। इसी को स्क्रू गेज भी कहते हैं, और थ्रेड का चूंकि मापन कर रहे हैं तो थ्रेड गेज भी इसको बोलते हैं, या चूड़ी गेज इसको बोला जाता है। तो इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। प्रयोग करते हुए आप देख भी लीजिए। ये देखिए, जैसे ये आप देखिए स्क्रू थ्रेड है, ये इस तरीके से यहाँ फिट करके इसको देखा जाता है, और वैल्यू जो होती है इसी ब्लेड्स जो होती हैं इसमें ही लिखी रहती है, उससे पढ़ करके हम आसानी से इसका मान बता सकते हैं। इस तरीके के आपने पहले भी देखे हैं, तो आप इसको यूज करना आसानी से जानते हैं। मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ गियर्स की। स्पूल गियर्स, आपको पता है कि गियर्स कई प्रकार के होते हैं, हेलिकल गियर्स होते हैं, स्पूल गियर, बेवल गियर होते हैं। सबसे सिंपल टाइप जो होते हैं वो स्पूल गियर्स होते हैं, इसलिए उनकी बात करेंगे। तो स्पूल गियर के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि हम उसका नामकरण जान लें। गियर आप बहुत पहले काफ़ी कई विषयों में पढ़ चुके हैं। रिसेंटली 5th सेमेस्टर में मशीन डिजाइन में गियर आपने डिटेल में पढ़ा, टॉम में भी आपने गियर पढ़ा, लेकिन एक बार याद दिला देना आपको ज़रूरी है कि कौन कौन से इसमें टर्म होते हैं। ये देखिए दांते होते हैं, एक दांत है, ये दूसरा दांता है। इसके आप सब जानते हैं दांते की मोटाई होती है, सबसे ऊपर से जो गुजरता है उसको एडेंडम सर्किल कहते हैं, सब नीचे से जो गुजरता है उसको डिडेंडम सर्किल कहते हैं।
ठीक है बच्चों। एक तो टॉप लैंड होता है, ये आपका है, ये फेस विड्थ है, ये पूरी इधर से यहाँ तक। एडेंडम सर्किल हो गया, डेडेनो टूथ की थिकनेस ये यहाँ से और यहाँ तक। पिच सर्किल जो बीच से गुजरता है उसमें एक यहाँ पे टूथ यानी दांते की मोटाई कहाँ से कहाँ तक, एक दांते की यहाँ से यहाँ तक मोटाई ली गई है। तो ये टॉप लैंड आपने देखा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये फेस कहलाता है, नीचे वाला फ्लैंक कहलाता है, ये पिच सर्किल है। अब ये सारी चीज़ें आपने जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके मापन के बारे में बात करेंगे। तो ये स्पुर गियर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पुर गियर का ही इसमें सिलेबस में आपके दिया है। और ये हेलिकल गियर है जो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि किसी एंगल पर मुड़े होते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि ये स्पुर गियर मतलब जिसके दांते उसकी जो साफ्ट की अक्ष होती है उसके पैरेलल काटे जाते हैं समानांतर, उसको बोलते हैं स्पुर गियर। और जब किसी एंगल या कोण पर काटे जाते हैं तो हम उसको हेलिकल गियर बोलने लगते हैं। अब बात करते हैं सिंगल प्रोब के द्वारा रन आउट का चेक करना। रन आउट का मतलब ये देखिए, जैसे गियर है, मान लीजिए इसकी जो प्रोफाइल है ये जैसे प्रोफाइल होती है, इनवोल्यूट प्रोफाइल होती है, साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है। आपको मैंने भी पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा मशीन डिजाइन में ज़्यादातर इनवोल्यूट प्रोफाइल का यूज किया जाता है। तो ये प्रोफाइल में कोई एरर तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है या कोई डेविएशन तो नहीं हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए ये रन आउट प्रोब का यूज़ किया जाता है। तो इसको कहते हैं सिंगल प्रोब चेक के द्वारा रन आउट का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेडियल रन आउट थ्रो सिंगल प्रोब चेक। ये आप देखिए, ये गियर के दांते बनाए गए हैं, ये बॉल शेप का ये रन आउट प्रोब है, इसमें दोनों दांतों के बीच में इसको रखा गया है। ये गियर के दांते हैं, डायल इंडिकेटर इसमें लगा होता है, यदि कोई भी इसमें रन आउट होता है, डेविएशन होता है, त्रुटि होती है, तो वो इसके द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिंगल प्रोब चेक के द्वारा रन आउट का मापन। दूसरा है पिच का मापन। पिच आप जानते हैं, ये पिच मापन करने, पिच को मापने के लिए पिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम पढ़ेंगे। पिच आप जानते हैं कि एक दांते से दूसरा दांता, लगातार दो दांतों को लें तो एक दांते पर हम एक कोई बिंदु लें जिस स्थिति में, वही बिंदु दूसरी दांते पर उसी स्थिति में ले, और दोनों के बीच की जो दूरी जिसको कि इसमें सर्कुलर पिच में मापा गया हो उसको कहते हैं, आप इसको पिच के नाम से आप जानते हैं। तो ऊपर मैंने आपको उसमें बताया भी था, नहीं बताया था तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। पिच बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए इस डायग्राम के द्वारा जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो यहाँ से पिच, ये आपका जो है तो पिच सर्कल है, ये वाला जो रेड से गया है, ये बीच में ये वाला, ये तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं पिच जरूर होगी। तो पिच कहीं से भी, मान लीजिए इस दांते से अगर यहाँ पर बिंदु लेंगे तो नेक्स्ट टीथ में यहाँ पर लेंगे तो वो पिच कहलाएगा। तो पिच सर्किल के अलोंग इसको मेजर किया जाता है। अगर यहाँ पर एक बिंदु लिया है 1, तो यहाँ पर एक बिंदु हम लेंगे 1 प्राइम या 2 ले लेंगे तो 1 से 2 के बीच की दूरी पिच कहलाएगी। तो इस तरीके से इसको पिच कहते हैं और पिच का मापन आपको करना है। मतलब एक दांते में जो आपको बिंदु लेना है उसी स्थिति में नेक्स्ट दांते पर आपको बिंदु लेना है और उन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, पिच। तो ये पिच को मापने के लिए ये करते हैं। ये देखिए सिस्टम बना हुआ है, ये दो दांते दिखा दीजिए, एक दांता दूसरा दांता, ये आपका पिच सर्किल बीच से आपको दिखा देना है। ये पिच सर्किल में एक बिंदु यहाँ पे लिया आपने, ये मान लीजिए 1 है, और इसके अलोंग दूसरे दांते में उसी स्थिति में देखिए ये दूसरा बिंदु लिया 2, तो 1 से 2 के बीच की जो दूरी है यही कहलाएगी पिच। लेकिन इसको पिच सर्किल पर ही मापा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो उपकरण है नापने के लिए, इसमें देखिए डायल इंडिकेटर लगा हुआ है। इसकी फिक्स्ड फिंगर को हम यहाँ पर रखते हैं, ये रखा। दूसरा मूवेबल जो फिंगर होती है उसको यहाँ दूसरे पॉइंट पर रखा, और वो फिर डायल इंडिकेटर बता देता है कि पिच का मापन क्या है। तो इससे आप आसानी से पिच का मापन कर सकते हैं। तो इस चित्र को बना लीजिए, दो दांते दिखाइए, दो दांते में एक बिंदु दिखाइए, यहाँ पर फिक्स्ड फिंगर इसकी रख दीजिए जहाँ पर पहला बिंदु जो पिच का लेना है, दूसरा बिंदु जो पिच का है वहाँ पर दूसरा मूवेबल फिंगर रख दीजिए, और ये आपका डायल इंडिकेटर है जो कि आपको रीडिंग बताएगा, और उसके आधार पर आप पिच का निर्धारण कर सकते हैं या पिच को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है गियर दांत की मोटाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस, यानी गियर का जो दांता होता है उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए गियर टूथ कैलीपर आते हैं। कैलीपर वर्नियर कैलीपर से आप याद कर लीजिए, ये देखिए देखने में आप समझ भी गए होंगे। वर्नियर कैलीपर के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसको कहते हैं गियर टूथ कैलीपर, यानी गियर दांते की मोटाई ज्ञात करना। सारी चीज़ें जो इसमें वर्नियर कैलीपर में होती हैं, जैसे मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, लॉक नट लगे होते हैं, इसी तरीके से
जैसे हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में वही स्थिति है, लॉक नट वर्नियर स्केल मेन स्केल सब चीज़ें उसी तरीके से होते हैं। दो जबड़े होते हैं, एक तो फिक्स्ड जबड़ा होता है ये वाला, ये मूवेबल जबड़ा होता है। दोनों के बीच में गियर दांते को रख करके हम गियर दांते की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चित्र को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके और इसको बना लीजिए, और बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं वर्नियर कैलिपर में वही गियर टूथ कैलिपर में होता है, जिसके द्वारा गियर दांते की मोटाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्किंसन गियर परीक्षक, पार्किंसन गियर टेस्टर। पार्किंसन ये कंपनी का एक नाम है, बहुत फेमस पुराने थे वहाँ पे, जो अपने नाम पे पार्किंसंस मतलब पार्किंसन एंड सन्स जिस तरीके से हम लिखा करते हैं ना, उनके आधार पर इनका नाम पड़ा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक मशीन, उससे आप समझ जाएंगे। इसको सीधे ज़्यादा लिखा हुआ पढ़ने की बजाय अगर आप यहाँ देख लें, ये है पार्किंसन गियर टेस्टर। पार्किंसन मैंने आपसे बताया, पार्किंसंस मतलब सन्स जैसे लिखते हैं लल्लू राम एंड सन्स, तो वही ये चीज़ें हैं पार्किंसन गियर टेस्टर। इसमें बच्चों क्या क्या करते हैं कि एक जो होता है आपके पास मॉडल गियर होता है या मास्टर गियर जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि वो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, और दूसरा ये गियर हम लगा देते हैं जिसको टेस्ट किया जाना होता है, यानी जिसका परीक्षण करना होता है। तो दोनों गियर आपस में मजबूती से यानी टाइटली उसमें मैश कराए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों गियर, पहला गियर ये दूसरा गियर, दोनों गियर्स को आपस में मैश करा दिया। फिर क्या है, जब हम गियर को घुमाएंगे तो दूसरा गियर भी घूमेगा, तो दूसरा जिसको टेस्ट किया जाना है यदि उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो आप देखिए ये वाला तो फिक्स है अपनी जगह पर, और ये दूसरा वाला है मूवेबल कैरेज में, यानी ये कैरेज है जो इधर से उधर जाके खिसकेगी। तो जब ये गियर रोटेट करेंगे तो इनकी अच्छों में कुछ ना कुछ अंतर या भिन्नता आएगी। तो यहाँ पर स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है तो वो खिसकेगा, और यहाँ पर डायल इंडिकेटर लगा है, यहाँ पर देखिए स्केल भी लगा है तो वो बता देगा। तो कहने का मतलब है जिस गियर को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसका परीक्षण कर रहे हैं, यदि उसकी प्रोफाइल में कोई त्रुटि होगी, एरर होगी, या कहीं भी कुछ अंतर होगा या मोटाई में अंतर होगा या कोई भी डेविएशन होगा, तो वो इसके द्वारा हम आसानी से परीक्षण करके जांच सकते हैं कि ये गियर जो बना है जिसको टेस्ट किया जा रहा है वो परफेक्ट है, ठीक है या नहीं है, उसमें त्रुटि एक रेंज से ज़्यादा तो नहीं है। वो सब जानकारी हम इसमें कर सकते हैं। तो आप समझ गए, सीधे वर्टिकल एक्सेस होती हैं, साफ्ट होती हैं दोनों गियर को। एक मास्टर गियर होता है, मैंने बताया मास्टर गियर ऐसा गियर आप मान लीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती, यानी बिल्कुल परफेक्ट है, उसको फिट किया। दूसरे गियर जिसको टेस्ट करना है उसको उसके साथ मैश कराया टाइटली। मैश कराने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक फिक्स्ड कैरेज है, दूसरा मूवेबल कैरेज है। फिर क्या किया है, जब इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। तो अगर दोनों जो टेस्ट करने वाला गियर है वो बिल्कुल परफेक्ट है वो भी, तो वो आसानी से घूमेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल में त्रुटि होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, जो कि डायल इंडिकेटर के द्वारा और यहाँ पर स्केल जो लगा है उसके द्वारा हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है, तो स्प्रिंग के द्वारा दोनों आपस में मजबूती से मैश्ड रहते हैं। मैश का मतलब दोनों आपस में गियर दोनों मिलते हैं, और उसके द्वारा फिर जब उनमें ज़्यादा अंतर आएगा तो फिर वो ज़्यादा वो करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर हम उसमें ये जो यहाँ पर डायल इंडिकेटर जो लगा हुआ है उसके द्वारा हम मापन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एक 2D चित्र भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आसानी से बनाना इसको है, स्क्रीनशॉट उसको मत करिए, वो तो एक्चुअल वाला है जो पार्किंसंस या जिसको पार्किंसंस हम कह रहे हैं, वो कंपनी का ओरिजिनल बनाया हुआ है। जो कंपनी शुरू में खोले थे वो कई तरह के गियर्स के लिए बनाया जाता है। चित्र ये बनाना है कॉपी में, देखिए मास्टर गियर ये लगा है, उसके साइड में हमने मैश करा दिया गियर बीइंग इंस्पेक्टेड, यानी जिस गियर का निरीक्षण किया जा रहा है। ये स्लाइडिंग कैरेज है जो कि स्लाइड करेगा इधर से उधर, दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी है, ये स्केल भी लगा हुआ है, ये बेस है, ये टेबल है, यहाँ पर ये डायल इंडिकेटर लगा है। तो जब मूवमेंट होगा ये वहाँ से वहाँ मूवमेंट करेगा, तो डायल इंडिकेटर की रीडिंग हम देख करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं कि हाँ ये जो गियर जिसका परीक्षण किया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है, उसमें त्रुटि किस प्रकार से कितनी त्रुटि है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस चित्र को आपको बनाना है, यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखने के उसमें मत पड़िए, बस कॉपी करके जो चित्र देखा है उसको देख करके 1 पेज 1.5 पेज आप आसानी से भर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी है या कम लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं लिखना है। आपको चित्र देख करके जो मैं बता रहा हूं, चित्र देख देख करके उसको लिखते ही चले जाना है बिना रुके हुए। तो जो मैं बताया हूँ आपसे मैंने बता दी। इसमें टूथ टू टूथ स्पेसिंग यानी दो दांतों के बीच की जो स्पेसिंग है
रनआउट की जो एरर है, गियर प्रोफाइल का यदि कोई त्रुटि है, तो वो सब इस तरीके का निरीक्षण या इंस्पेक्शन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अब बात आती है तीसरे सेक्शन की तरफ, हम आ रहे हैं 5.3। सबसे पहला है प्रोफाइल प्रोजेक्टर, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एंड टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस तरीके के जो ऑप्टिकल उपकरण है जिसका प्रयोग प्रोफाइल को मापने के लिए किया जाता है। तो ये देख लेते हैं, प्रोफाइल प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग 2D प्रोफाइल के मापन और निरीक्षण के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई सतह है, कोई मान लीजिए मशीन पार्ट है, उसकी हमको निरीक्षण करना है, बहुत स्मॉल है, उसकी प्रोफाइल हम देखना चाहते हैं, तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर के द्वारा हम उसको आसानी से उसका निरीक्षण और मापन कर सकते हैं। तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या है, ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या है, एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग 2D प्रोफाइल के मापन और निरीक्षण के लिए किया जाता है। तो यह क्या करता है, यह एक वर्क पीस की आवर्धित छवि, मतलब मैग्नीफाई कर देता है, उसको बड़ा कर देता है, को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी विमाओं को, कोणों को और आकृति की सटीक माप कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई बहुत छोटा सा मान लीजिए पीस है, वर्क पीस है, तो उसका नग्न आंखों से निरीक्षण करना तो बहुत मुश्किल है। कैसे मापें, क्या मापें, है ही इतना छोटा सा पार्ट। तो उसको अगर हम इस पे रख दें प्रोफाइल प्रोजेक्टर में, तो ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, उसको बड़े रूप में दिखा देगा, प्रोजेक्ट कर देगा। तो जब बड़े रूप में दिखा देगा तो आसानी से आप उसका मेजरमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। आप उसकी विमाओं का डायमेंशंस नाप सकते हैं, एंगल, आप कोण आसानी से नाप सकते हैं बड़े में आप देख करके, और आकृति को उसकी देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके की है। यानी पूरी प्रोफाइल आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। प्रोफाइल प्रोजेक्टर में स्केल भी लगा होता है, प्रोट्रैक्टर एंगल नापने के लिए लगा होता है, डिजिटल डिस्प्ले भी लगा होता है जो सारी रीडिंग्स माप को दिखाता है, और इस तरीके के सारे उपकरण लगे होते हैं, सहायक उपकरण जो कि मापन में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल ये जो आप चित्र देख लीजिए, इस तरीके के होते हैं। कई वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन ये एक यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, वर्क टेबल होती है, वर्क पीस को वहाँ पर रखते हैं, तो ये फिर प्रोजेक्ट करता है। देखिए डिजिटल डिस्प्ले के लिए भी इसमें सिस्टम सारा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सब कुछ, यहाँ पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वही पूरा ऑप्टिक्स का सिद्धांत है। प्रकाश और प्रोजेक्टर है चूँकि ये प्रोजेक्ट कर रहा है इसलिए इसको प्रोजेक्टर कहते हैं। तो ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, इसको कंटूर कंपैरेटर भी कहते हैं, और ये 2 डायमेंशनल निरीक्षण के लिए और इंस्पेक्शन के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ये काम आता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या है, एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग 2D प्रोफाइल के मापन और निरीक्षण के लिए किया जाता है। ये क्या करता है, एक वर्क पीस की आवर्धित छवि को मतलब मैग्नीफाई करके, बड़ा करके उसको एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, और वो बड़ा जब बना देगा छोटी सी चीज़ को तो आसानी से आप मापन कर सकते हैं विमाओं का उस रेशियो में। वो आप ये मत सोचिए कि वो बड़ा माप आएगा, वो ऐसा नहीं है, वो माप वही रहेगा लेकिन बड़े रूप में आएगा तो उसका मापन करना आसान हो जाएगा, उसकी प्रोफाइल को देखना आसान हो जाएगा। तो वही सब चीज़, विमा हो चाहे कोण हो चाहे आकृति है, उसका सटीक मापन आप कर सकते हैं। सारे उपकरण, स्केल है, प्रोटेक्टर, डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले, सब कुछ उसमें लगा होता है, उसको आसानी से आप मापन का कार्य कर सकते हैं। इस तरीके का एक होते हैं, कई तरीके की वेराइटीज़ आती हैं मार्केट में आजकल उपलब्ध हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, CMM कहते हैं शॉर्ट में, कोऑर्डिनेट C मेजरिंग एम और मशीन एम, CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, यानी निर्देशांक मापन मशीन हम कह सकते हैं, या कोऑर्डिनेट मापन मशीन। बेहतर यह है कि अंग्रेजी में इसको पढ़िए, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो इसमें किसी वर्क पीस की विमाओं को मापने के लिए CMM का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, मतलब ऐसी मशीन जो कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट करती है, मापन करती है। तो मान लीजिए कोई वर्क पीस है, उसका हमको मापन करना है, विशेष तौर से जैसे CNC वगैरह होती हैं, तो उसमें परफेक्टली हम चाहते हैं कि जो वर्क पीस है उसका मापन हमको पता चले, तो वर्क पीस की विमाओं को मापने के लिए CMM का प्रयोग किया जाता है। CMM के जो प्रमुख भाग हैं वो 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो प्रोब लगी होती है मेजरमेंट के लिए, X, Y, Z तीनों दिशाओं में वो प्रोब मेजरमेंट का कार्य कर सकती है, पोजीशन स्थिति में आकर के उसको कर सकती है। तो ये प्रोब एक होती है, दूसरा वर्क टेबल जिस पे वर्क पीस को रख करके मेजरमेंट का कार्य किया जाता है। इस तरीके से CMM को यहाँ पर आप इसको आसानी से इसका समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। CMM
होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा होता है और फिर इससे लगा हुआ प्रिंटर हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीसी ये पर्सनल कंप्यूटर से, सीएमएम क्या है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जुड़ा। सीएमएम किसको देता है इनपुट, कंट्रोल यूनिट से पीसी को, और पीसी से हम आउटपुट ले सकते हैं प्रिंटर में। ये आपको पूरा आसानी से ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसके द्वारा आप आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब सीएमएम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। एक तो मापन टेबल होती है, स्थिर ग्रेनाइट की टेबल होती है जिस पर कि वर्क पीस को रखा जाता है और ताकि उसका आसानी से मेजरमेंट किया जा सके। लंबाई मापन प्रणाली होती है, लेंथ मेजरिंग सिस्टम, जो कि लंबाई नापने का कार्य करती है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तीसरा होता है एयर बेरिंग्स। एयर आपके लिए नया शब्द होगा, बेरिंग आप सभी जानते हैं, तो ये भी बेरिंग का एक प्रकार है। फ़र्क ये होता है कि इसमें बेरिंग में जो जैसे लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं तो लुब्रिकेंट की जगह कंप्रेस्ड एयर भरी होती है जो कि लुब्रिकेशन का कार्य करती है। तो ये मान के चल लीजिए कि इसको फ्रिक्शन बहुत कम होता है और इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही इसमें एयर बेरिंग्स का यूज किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, आसानी से मूव करे, बहुत तेज़ी से मूव करे, वही एयर बेरिंग्स का काम होता है। तो जो भी मूव करने वाले, घूमने वाले पार्ट होते हैं वो एयर बेरिंग्स पर ही टिके होते हैं, मजबूत एयर बेरिंग्स का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट होती है नियंत्रण के लिए, पूरा कंट्रोल का कार्य करती है, और सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जो कि उस पूरे को उसको एग्जीक्यूट करता है। और आजकल तो सीएनसी वाले सीएमएम भी आ गए हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, वो हम आगे बताएंगे। अब ये हम बात कर लेते हैं प्रकारों की। तो 4 प्रकार होते हैं सीएमएम के प्रकार, 4 कंस्ट्रक्शन के आधार पर यानी इनके निर्माण के आधार पर ये 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन, दूसरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन, तीसरा कॉलम कंस्ट्रक्शन और चौथा होता है गैंट्री कंस्ट्रक्शन। तो गैंट्री कंस्ट्रक्शन और ये सारे चारों हम इसमें देख लेते हैं चित्र की सहायता से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पेंसिल की तरह आपको दिख रहा है ये मान के चल लीजिए कि ये एक प्रोब है जिससे मेजरमेंट करना है। तो ये पहला कैंटिलीवर टाइप का, आप देखिए ये पूरा इसमें स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। कैंटिलीवर बीम आपने पढ़ी होगी, शुरू से आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट। कैंटिलीवर मतलब एक एंड पे कोई एक सिरा फिक्स है, दूसरे सिरे पर आप कहीं बल लगा सकते हैं। तो ये कैंटिलीवर टाइप का सिस्टम नहीं आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए प्रोब इसके दूसरे सिरे पर लगा हुआ है। यहाँ पर मान के चल लीजिए ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैंटिलीवर टाइप का है, इसलिए इसको कैंटिलीवर सीएमएम हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये देखिए इधर से इधर ये एक्स में जा सकता है, वाई में जाने के लिए देखिए इधर से इधर मूव कर सकता है, और जेड में ये प्रोब है ये ऊपर नीचे मूव करता है ये वाला। तो ये देखिए ये इस तरीके से एक्स वाई और जेड तीनों विभवाओं को क्या कर सकता है, ये मेज़र कर सकता है। तो एक्स मूवमेंट, वाई मूवमेंट और जेड मूवमेंट ये प्रोब कर सकता है। तो ये प्रोब लगा हुआ है। दूसरा ब्रिज टाइप में, अब आप देखिए ध्यान से जरा, ब्रिज होता है, ये देखिए यहाँ पर एक सिरा ब्रिज का, ये दूसरा सिरा, ये देखिए पूरा ब्रिज बना हुआ है, और ब्रिज के यहाँ पर ये लगा हुआ है प्रोब। तो इसलिए इसको इसकी शेप पता है ना, कंस्ट्रक्शन देखने में इसकी जो इसका संरचना है उसके आधार पर इनको विभाजन कर रहे हैं। तो देखने में ये ब्रिज की तरह दिख रहा है तो इसको ब्रिज सीएमएम कह दिया। तो इसमें आप देखिए एक्स, तो ये आपका हो गया, ये मूव कर सकता है इधर से उधर, ये उसके बाद आप देखिए वाई में, तो ये इधर से उधर मूव कर सकता है, ये देखिए डायरेक्शन, ये जो प्रोब है यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है। और जेड में जाने के लिए प्रोब को ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ये देखिए, तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो ये ब्रिज टाइप का हो गया। या फिर ये आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पर ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये तीनों दिशाओं में आपने डायरेक्शन के माध्यम से आपने देखा कि एक्स वाई और जेड में इस तरीके से करके उसको तीनों दिशाओं में मापन का कार्य कर सकता है। तो ये देखने में ब्रिज की तरह संरचना, इसलिए इसको ब्रिज सीएमएम कहते हैं। तीसरा आपका होता है गैंट्री टाइप का। गैंट्री होता है 4 पैर वाला। गैंट्री किसको कहते हैं, 4 पैर वाला। इसकी जो संरचना होती है देखिए, एक पैर ये, दूसरा पैर ये, तीसरा पैर ये, चौथा, तो इसकी संरचना 4 पैरों पर टिकी होती है। जैसे आपने ओवरहेड जो क्रेन है उसको देखा होगा, तो क्रेन जैसे 4 पैर 1 2 3 4 होगा, ये क्रेन है जैसे मूव करे ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो यहाँ एक्स मूवमेंट देखिए ये जाएगी इधर से इधर, वाई देखिए आपका इधर से इधर जाएगा, ये प्रोब जा सकता है, और ये जेड भी ऊपर नीचे ये गति कर सकता है। तो एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है, और इसकी संरचना गैंट्री टाइप की है, यानी 4 पैरों वाली है, इसलिए इसको गैंट्री टाइप सीएमएम कहते हैं।
और चौथा होता है कॉलम टाइप की। कॉलम आपने मशीन टूल देखा होगा, जैसे आपने वो मिलिंग मशीन देखी है, तो कॉलम होता है ना, कॉलम टाइप इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको कॉलम सीएमएम कहते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, ये जो मशीन टेबल है, देखिए ये टेबल है, इसमें एक्स और वाई मूवमेंट करते हैं, एक्स इधर से इधर और वाई देखिए इस साइड से इस साइड, और जेड मूवमेंट के लिए ये मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। तो इस तरीके से एक्स वाई और जेड तीनों जो दिशाओं में मेजरमेंट ये आसानी से कर सकता है। तो 4 प्रकार आपने पढ़े। कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन, इसमें कैंटिलीवर की तरह सिस्टम होता है तो इसलिए इसको कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज की तरह होता है कंस्ट्रक्शन, तो ब्रिज इसको बोलते हैं सीएमएम। कॉलम कंस्ट्रक्शन, कॉलम की तरह होता है। और चौथा होता है गैंट्री कंस्ट्रक्शन, या 4 पैर वाला आधार होता है, इसलिए इसको गैंट्री कंस्ट्रक्शन वाला बोलते हैं। अब ये सीएमएम कैन बी ऑपरेटेड बाय मींस ऑफ फॉलोइंग मेथड्स, यानी निम्नलिखित विधियों द्वारा इसको ऑपरेट किया जाए। मैनुअल कंट्रोल, मैनुअली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैनुअल कंप्यूटर असिस्टेड कंट्रोल, कंप्यूटर की सहायता से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मोटराइज्ड कंप्यूटर असिस्टेड कंट्रोल, इसको मतलब मोटराइज्ड मतलब मोटर के द्वारा चालित करके इसको कंप्यूटर की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। या फिर एक सीएनसी जो कंट्रोल्ड सीएमएम भी आते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल सीएमएम बोलते हैं इसको, या सीएनसी वाले सीएमएम बोलते हैं, तो इसके द्वारा भी ये होता है। तो ये 4 प्रकार से है जिसको जो सीएमएम या कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल सीएमएम होते हैं या सीएनसी सीएमएम, इसमें प्रोग्राम डायरेक्ट, सीएनसी नाम से ही कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तो वो प्रोग्राम क्या करता है, सारा उसको कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली, जो कि सीएनसी मशीन में होता है और आप पढ़ भी रहे होंगे। तो उसी हिसाब से वो डिजायर्ड गति करके उसमें क्या कर सकता है, उसको मापन का कार्य करता है। अब सीएमएम की मापन क्षमता या अनुप्रयोग, यानी क्या क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या इसकी क्षमताएं मापन क्या क्या होती हैं, क्या क्या माप सकता है। एक तो आप जानते हैं विमीय मापन यानी डायमेंशनल मेजरमेंट्स, वो बता ही दिया ऊपर। दूसरा, ये किसी छिद्र की लोकेशन एवं व्यास भी ज्ञात कर सकता है। मान लीजिए कोई होल है, उसकी लोकेशन ज्ञात करना है या उसका व्यास ज्ञात करना है तो ये ज्ञात कर सकता है। सिलेंडर की अक्ष एवं व्यास का निर्धारण, कोई सिलेंडर है या बेलन है उसकी अक्ष और व्यास का निर्धारण कर सकता है। चौथा, प्लेन को परिभाषित करना, यानी किसी प्लेन को हम परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। 2 प्लेनों के बीच का कोण ज्ञात कर सकता है या उसका निर्धारण कर सकता है। फ्लैटनेस ज्ञात कर सकता है कि सतह बिल्कुल फ्लैट है, चिकनी है कि नहीं, फ्लैट का मतलब सपाट है कि नहीं। और कोणों को ज्ञात करना, ये डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, किसी भी तरीके के कोण अगर इसको द्वारा नापना हो तो इसको ज्ञात कर सकता है, माप सकता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं या इसकी क्षमताएं हैं जो ये कर सकता है। अब सीएमएम के कुछ लाभ भी हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ सीएमएम या एडवांटेजेस ऑफ सीएमएम, एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि होती है इसकी वजह से, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तीसरा, सीएनसी सीएमएम यदि है तो मानव रहित ऑपरेशन, भाई प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम बना दिया जाता है, वो सारा वो क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो उसमें मानव को ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उच्च यथार्थता, ग्रेटर एक्यूरेसी प्राप्त होती है। ऑपरेटर त्रुटि में कमी आती है, रिड्यूस्ड ऑपरेटर एरर। एफएमएस या एफएमएस मतलब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या सीआईएम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसको आसानी से समन्वय या कोऑर्डिनेशन हम या इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं सीएमएम के, जो कि बहुत काम आते हैं। लास्ट एक टॉपिक है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। नाम से ही पता चल रहा है कि है ये माइक्रोस्कोप ही, यानी बहुत सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्मदर्शी है, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है टूल मेकर्स। लेकिन इसका प्रयोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, और टूल बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे टूल जहाँ मेकिंग का कार्य हो रहा हो, इस तरीके के उपकरण बनाए जा रहे हों, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इसमें विशेषताएँ कुछ अलग टाइप की होती हैं, इसलिए इसको टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप कहा जाता है। टूल मेकर माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है, ऑप्टिकल है ही, जो माइक्रोस्कोप का सिद्धांत है वही इसका सिद्धांत है, तो जिसका उपयोग उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग तथा टूल बनाने की प्रक्रियाओं में सटीक माप के लिए किया जाता है। इसमें मापन स्केल लगा होता है, माइक्रोमीटर हेड्स होता है, क्रॉस हेयर होता है। इससे क्या होता है, विमाओं का, कोणों का एवं सतह की विशेषताओं का सटीक मापन किया जा सकता है।
ये छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों में, यानी बहुत छोटे छोटे अनुप्रयोगों में, बहुत छोटी चीज़ का अगर हमको करना है, इंस्पेक्शन करना है, विस्तृत निरीक्षण करना है, माप करना है, तो उसके लिए आवर्धन मैग्नीफिकेशन भी करता है और रोशनी यानी इल्यूमिनेशन भी प्रदान करता है। तो वो जो जिस तरीके से माइक्रोस्कोप में होता है वही सेम सारी चीज़ें होती हैं, बस व्यवस्था इस तरीके से कि माइक्रोमीटर वगैरह बहुत सूक्ष्म लेवल की चीज़ों का मेज़रमेंट करने के लिए वो सारे इसमें उपकरण भी दिए रहते हैं ताकि हम मेज़रमेंट और उसका निरीक्षण, विस्तृत निरीक्षण कर सकें। इनको आवर्धन भी करता है, बड़ा करके दिखाता है, इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश में भी कर देता है ताकि साफ साफ दिखाई दे छोटी से छोटी चीज़। भाई सूक्ष्मदर्शी, वो नाम ही उसका सूक्ष्मदर्शी है कि सूक्ष्म लेवल पे बिल्कुल आप देख सकते हैं उसको, और बड़ा कर देता है तो और आप आसानी से उसको देख करके उसका निरीक्षण कर सकते हैं। उसी तरीके से सब चीज़ें होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये बेस है, टेबल है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है, सपोर्टिंग ये कॉलम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू है लेटरल मूवमेंट के लिए। ये आपकी टेबल है, यहाँ पर टेबल में उसको वर्क पीस को कसने के लिए या रखने के लिए व्यवस्था यहाँ पर बनी होती है। ये ऑप्टिकल हेड है जो जिससे हम देखते हैं, प्रकाश का कार्य करता है, प्रकाश जिससे जाता है या गिरता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप का ही एक आप इसको थोड़ा एडवांस वर्जन कह सकते हैं या मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं। बाकी सब चीज़ें उसी तरीके से होती हैं। तो इसका प्रयोग बहुतायत से इंडस्ट्री में किया जाता है। जहाँ पर टूल मेकिंग का कार्य होता है या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बहुत हमको इंस्पेक्शन डिटेल में करना है, जानना चाहते हैं, मेज़रमेंट करना चाहते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका सिलेबस के अनुसार पूरे सभी टॉपिक्स। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में मैंने पढ़ा है, आपको डिटेल में लिख लेना है। चित्र बनाना है, मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, चित्र को समझना और उसको 1.5-2 पेज में एक्सप्लेन कर देना, उसी को कॉपी करते हुए, नकल करते हुए लिखते जाना। बस उसको कॉन्सेप्ट को, चित्र को जरूर समझ करके आपको चलना है। तो सभी मैंने करा दिए हैं, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मेहनत से आप पढ़ेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे और आगे भी आप तैयारी करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।